गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू फिलो। आई एम अफान हाशमी, योर साइंस टीचर। और आज हम अपनी क्लास 10 साइंस का वही चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण एवं समन्वय कंटिन्यू करने वाले हैं। इस चैप्टर के पिछले पार्ट में हमने आपसे इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू डिस्कस करे थे, जो कि एग्जाम के नजरिए से बहुत ही जरूरी हैं। और आज के इस लेक्चर में हम आपसे इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इस चैप्टर में हमने 31 क्वेश्चंस रखे हैं और ये 31 क्वेश्चंस हमने पिछले कई साल के पेपर का एनालिसिस करके यहाँ पर बनाए हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। हमको ये कहा गया है कि एक नर्व सेल का डायग्राम बनाइए, ठीक है, और फिर उसके फंक्शंस बताइए क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले नर्व सेल का डायग्राम आपको बनाना है इस तरीके से, और उसकी प्रॉपरली लेबलिंग करनी है। मैंने यहाँ पर दोनों इंग्लिश और हिंदी में इसके पार्ट्स लेबल कर दिए हैं। ठीक है, आपको उनको, इसके जो पार्ट्स हैं उन सबको याद रखना है और उनकी लेबलिंग करनी है किसी भी मीडियम में जिसमें आप अपना एग्जाम लिख रहे हैं। यहाँ पर दोनों दिए गए हैं, ठीक है ना। साइटॉन है, जैसे कोशिका काय लिख दिया है, इसी तरह एक्सॉन को भी लिखा है यहाँ पर। डेंड्राइट्स है, ध्रुमिका हो गई, ठीक है, फिर आपका न्यूरॉन हो गया, तंत्रिका कोशिका। तो सभी के सभी पार्ट्स और ये डायग्राम आपको बना कर आना है एग्जाम में। अब क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आते हैं, तो यहाँ पर डायग्राम के साथ साथ इसके फंक्शंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए कि ये क्या काम करता है। तो चलिए इसके कार्य देखते हैं। तंत्रिका कोशिका के कार्य यानी नर्व सेल्स क्या, मैं यहाँ पर लिख लेता हूं कि हम बात कर रहे हैं नर्व सेल की। ठीक है ना। तंत्रिका कोशिका के कार्य, ठीक है बच्चों। तो एक तंत्रिका कोशिका का काम मस्तिष्क मस्तिष्क को संदेश भेजना यानी ब्रेन को मैसेज देना, और मस्तिष्क से संदेश को ग्राही अंगों तक ले जाना। ठीक है बच्चों, ग्राही अंग हो गए हमारे रिसीविंग ऑर्गन्स। ठीक है, ग्राही अंग ये हो गए हमारे रिसीविंग ऑर्गन्स। क्या काम करता है भाई तंत्रिका कोशिका? तंत्रिका कोशिका का काम मस्तिष्क को संदेश भेजना यानी ब्रेन को मैसेज देना, और मस्तिष्क से संदेश को ग्राही अंगों तक ले जाना यानी, और फिर ब्रेन से मैसेज को सारे रिसीविंग ऑर्गन्स तक ले जाना। ये किसका काम है? तंत्रिका कोशिका का। दूसरा पॉइंट है, तंत्रिकाएं संवेदी तंत्रिका कोशिका को मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तक उत्तेजनाएं पहुंचाने में सहायता करती हैं। ठीक है भाई, तंत्रिकाएं यहाँ पर क्या हो गई? नर्व्स। नर्व्स क्या करती हैं? संवेदी तंत्रिका कोशिका को, संवेदी तंत्रिका कोशिका हमारी क्या हो गई? सेंसरी न्यूरॉन्स। उनको मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन तक उत्तेजनाएं हमारी यानी स्टिमुली स्टिमुली पहुंचाने में सहायता करती हैं, तथा प्रेरक तंत्रिका कोशिका को, प्रेरक तंत्रिका कोशिका यानी मोटर न्यूरॉन्स को बाद में प्रभावी अंग तक प्रतिक्रिया पहुंचाने में सहायता करती हैं। ठीक है ना। प्रतिक्रिया का मतलब यहाँ पे हो गया रिस्पॉन्स। तो क्या काम है भाई? तंत्रिकाएं यानी नर्व जो होती है वो संवेदी तंत्रिका कोशिका यानी हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स को मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तक उत्तेजनाएं पहुंचाने में सहायता करती हैं, यानी स्टिमुली पहुंचाने में उसकी हेल्प करती हैं। तथा प्रेरक तंत्रिका कोशिका को बाद में, अब प्रेरक तंत्रिका कोशिका हमारी कौन सी हो गई? मोटर न्यूरॉन। उसको बाद में प्रभावी अंग यानी मोटर न्यूरॉन्स तक प्रतिक्रिया पहुंचाने में, रिस्पॉन्स पहुंचाने में हेल्प करती है। ये हो गए हमारे तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल के कार्य। ठीक है, तो इसी, ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आया हुआ है इस पेपर में। और आपको इसका इसी तरीके से आंसर, यानी कि पहले डायग्राम बनाया, उसके बाद इसके 2 कार्य लिखे, इसी तरह लिखकर आना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पादप में रासायनिक समन्वय में किस प्रकार होता है? मतलब हमसे ये पूछा गया है कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है यानी रासायनिक समन्वय, केमिकल कोऑर्डिनेशन हमसे पूछा गया है कि पौधों में केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरह होता है। आइए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। पौधों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन, जिन्हें फाइटो हार्मोन कहते हैं, के माध्यम से होता है। ठीक है,
मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो फाइटो हॉर्मोन्स की हेल्प से होता है। ये हार्मोन पौधे के एक भाग में उत्पन्न होते हैं और वृद्धि एवं प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए अन्य भागों में जाते हैं। मतलब किसी प्लांट के एक पार्ट में ये उत्पन्न होते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, वृद्धि एवं प्रतिक्रियाओं यानी ग्रोथ और प्रतिक्रियाओं यानी कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अन्य भागों में जाते हैं, बाकी के भागों में जाते हैं एक भाग से। उदाहरण के लिए ऑक्सिन प्ररोह को प्रकाश की ओर, अब हमारा प्ररोह किसको कहते हैं, प्ररोह होती है हमारी शूट्स, ये प्ररोह जो लिखा है यहाँ पर प्ररोह, ये होती है हमारी शूट्स। क्या करता है ऑक्सिन, ऑक्सिन प्ररोह शूट को प्रकाश की ओर झुकने में मदद करता है। फोटोट्रोपिज्म, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, लाइट की ओर झुक जाती है ना हमारी शूट, ठीक है, और जड़ें गुरुत्वाकर्षण के प्रति अनुक्रिया में नीचे की ओर बढ़ती हैं, ये ग्रेविट्रोपिज्म हो गया। जो हमारी रूट्स होती हैं वो ग्रेविट्रोपिज्म की वजह से नीचे की ओर मतलब जमीन के अंदर की ओर बढ़ती रहती हैं, ठीक है। इस प्रकार पादप हार्मोन पौधों में वृद्धि यानी ग्रोथ, पुष्पन, फ्लावरिंग, पकने और गति जैसी विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में, ठीक है ना। हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल की मदद से भी समझा, एक फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल ले लिया, एक ग्रेविट्रोपिज्म का एग्जाम्पल लेके समझा कि भाई किस तरीके से काम हो रहा है इसके अंदर। काम क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन किस में हो रहा है, पौधों में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नियंत्रण और समन्वय को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर पूछा है पौधों और जानवरों में नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले बताना है कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। फिर ये बताना है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत हमें क्यों होती है, नीड क्यों पड़ती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नियंत्रण का अर्थ है, हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं, नियंत्रण का अर्थ है शारीरिक क्रियाओं का विनियमन करना ताकि स्थिरता और संतुलन बना रहे, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया हमारा नियंत्रण, कंट्रोल, नियंत्रण की बात कर रहे हैं। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, शारीरिक क्रियाओं जो हमारे बॉडी के जो काम होते हैं उनको विनियमन करना ताकि स्थिरता और संतुलन बना रहे, ठीक है। अब समन्वय, कोऑर्डिनेशन, समन्वय होता है हमारा कोऑर्डिनेशन, यहां लिख लेते हैं उसको, ये हमारा समन्वय, ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन। इसके बारे में जानते हैं। ये वह प्रक्रिया है जो सुनिश्चित करती है कि शरीर की विभिन्न प्रणालियां मिलकर सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करें, ठीक है। हमारी विभिन्न प्रणालियों का मतलब क्या हो गया, वेरियस बॉडीली सिस्टम, हमारे जितने भी, मतलब कोऑर्डिनेशन का काम ये होता है, मतलब ये सुनिश्चित करना, मतलब ये अश्योर करना कि हमारे शरीर की विभिन्न प्रणालियां यानी जितने भी हमारे बॉडीली सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करें, मतलब जो अपना वो काम कर रहे हैं वो हार्मोनियसली करें, ठीक है ना बच्चों, हार्मोनियसली काम करें, ये होता है कोऑर्डिनेशन काम। तो हमने कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन तो डिस्कस कर लिया कि भाई कंट्रोल का काम तो ये होता है कि शारीरिक क्रियाओं, जितने भी हमारे शरीर की जो क्रियाएं होती हैं, बॉडी के जो काम होते हैं उनको विनियमन करता है ताकि स्थिरता और संतुलन बना रहे, जिससे कि हमारा मतलब बॉडी का बैलेंस बना रहे। समन्वय वह प्रक्रिया है जो सुनिश्चित करती है कि शरीर विभिन्न प्रणालियां यानी वेरियस बॉडीली सिस्टम सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करें यानी हार्मोनियसली काम करें। यह हो गया हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब जानते हैं कि पौधों और जानवरों में इनकी क्या आवश्यकता होती है। जानवरों में नियंत्रण और समन्वय उत्तेजनाओं का उत्तर देने, शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने तथा सही गति, व्यवहार और आंतरिक संतुलन यानी होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रक्रिया में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गए हमारे तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, हो गए हमारे नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो जानवरों में तो ये होता है कि अपना जो समन्वय, उत्तेजनाओं का उत्तर देना, ठीक है, शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करना,
तथा सही गति, व्यवहार और आंतरिक संतुलन यानी होमोस्टेसिस बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये काम तो करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जानवरों में। ठीक है, और इस प्रक्रिया में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सबसे ज्यादा मेन काम इस पे कौन करता है? नर्वस सिस्टम हमारा और एंडोक्राइन सिस्टम, ये सबसे अहम भूमिका निभाते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। किसके अंदर? जानवरों के अंदर। ठीक है, अब पौधों की बात कर लेते हैं। पौधों में नियंत्रण और समन्वय वृद्धि यानी ग्रोथ, जैसे प्रकाश अनुवर्तन यानी फोटोट्रोपिज्म, जल और पोषक तत्वों की गति तथा प्रकाश, तापमान और तनाव जैसे पर्यावरण कारकों के प्रति प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ठीक है, यह बदलती परिस्थितियों में पौधों को जीवन और अनुकूलन के लिए आवश्यक है। ठीक है बच्चों, अब पौधों में इनका क्या काम होता है? ये पौधों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे काम करता है? सबसे जैसे कि मतलब ये क्या करते हैं? समन्वय वृद्धि यानी ग्रोथ, जैसे प्रकाश अनुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म, जल और पोषक तत्वों की गति, मतलब जो हमारे जो पौधों के अंदर जो पानी और जो भोजन होता है, पोषक तत्व होते हैं, उसकी गति को नियंत्रण करना, तथा प्रकाश, तापमान और तनाव जैसे पर्यावरण कारकों के प्रति प्रतिक्रिया, जो उनके अंदर जो कार्य चल रहे होते हैं, इन सभी चीजों को जिनको हमने लिस्ट किया है, जैसे गति, प्रकाश, तापमान, उनको नियंत्रित करने में मदद करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पौधों में। ठीक है, ये बदलती परिस्थितियों, जैसे जो चेंजिंग वेदर हो गया हमारा, बदलती चेंजिंग कंडीशंस हो गई, वेदर हो गई, उसमें पौधों को जीवन और अनुकूलन के लिए आवश्यक है। मतलब उसमें पौधों के जो प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा ब्रेन है, उसका प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन में क्या रोल है ब्रेन का। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या बताना है हमें? मस्तिष्क की भूमिका यानी ब्रेन का रोल। मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। ठीक है बच्चों, यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। ठीक है ना, मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। तेज प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित होना इसका उदाहरण है। ठीक है ना, ये ब्रेन का रोल है किसके अंदर? रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर। होता क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जो मस्तिष्क है वो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। ठीक है ना बच्चों, यानी जो सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग जो ऑर्गन या पार्ट है हमारी बॉडी का, वो हमारा ब्रेन है। ये मेरुरज्जु से प्राप्त, मेरुरज्जु हो गई बैकबोन। ठीक है बच्चों, ये होती है हमारी बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना, ये मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, सूचनाएं हमारी बैकबोन से हमें मिलती है, ये उन पर सोचने एवं उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। ठीक है, ब्रेन जो होता है हमारा। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। ठीक है, अब ब्रेन के अंदर जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उनके संदेश उनके मैसेजेस भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। कुछ ऐसी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जो डायरेक्टली ब्रेन से ही कंट्रोल होती है। जैसे तेज प्रकाश में, जैसे हमारी आंखों के ऊपर एकदम बहुत तेज लाइट पड़ जाती है, तो हमारी आंखें एकदम क्या बोलते हैं, संकुचित हो जाती है, यानी मतलब एकदम से हमारी आंखें छोटी हो जाती है, श्रिंक हो जाती हैं। अगर आपने देखा हो कि कोई तेज लाइट एकदम हमारी आंखों के ऊपर डाल दे, तो हम एकदम से अपनी आंखों को छोटी कर लेते हैं। तो वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो डायरेक्टली ब्रेन से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 25 का उत्तर। अगला प्रश्न हमारा है, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हमारी जो बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, मेरुरज्जु, अगर वो इंजर्ड हो जाए तो किन मैसेजेस को आने में व्यवधान, किन मैसेजेस के आने में हमें परेशानी हो सकती है? देखते हैं इसका उत्तर। मेरुरज्जु आघात में प्रतिवर्ती क्रियाएं तथा अनैच्छिक क्रियाओं में, यानी प्रतिवर्ती क्रिया तो मैंने अभी बताया क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। अनैच्छिक क्रिया हमारी क्या होती है? इनवॉलेंट्री एक्शन। मेरुरज्जु आघात में प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन तथा अनैच्छिक क्रियाओं यानी इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए आने वाले संकेतों में व्यवधान होगा। मतलब इसके अंदर हमें प्रॉब्लम, परेशानी होगी। ठीक है, पर्यावरण की कोई भी सूचना आगत निर्गत तंत्रिकाओं में बंडल से होती हुई मस्तिष्क में पहुंच जाएगी। ठीक है भाई, आगत निर्गत क्या होता है? हमारे इनपुट आउटपुट नर्व्स जो होती है ना हमारी, उनके थ्रू
क्या लिखा है? ये हमारे अनैच्छिक क्रियाओं के लिए आने वाले संकेतों में व्यवधान होगा। पर्यावरण की कोई भी सूचना आगत निर्गत तंत्रिकाओं के बंडल से होती हुई मस्तिष्क में पहुंच जाएगी। वह तुरंत प्रभावित अंगों में ना पहुंचकर मस्तिष्क के द्वारा उस अंग तक पहुंचेगी। ऐसा होने से अधिक देर लगेगी और तब अंग कुप्रभावित हो जाएगा। होता क्या है बच्चों, मान लीजिए कोई हमारा जो हमारे जो इनपुट आउटपुट तंत्रिकाएं के जो वो मतलब क्या बोलते हैं, पर्यावरण की कोई भी सूचना आगत निर्गत तंत्रिकाओं यानी हमारे जो इनपुट आउटपुट नर्व्स होते हैं उनके थ्रू बंडल में होती हुई मस्तिष्क में पहुंच जाएगी। वह तुरंत प्रभावित अंगों में ना पहुंचकर, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल इसका ले लेते हैं कि मुझे क्या बोलते हैं, ये पेन मेरे पास है, मुझे ये पेन उठाना है टेबल के ऊपर से। तो इस केस में क्या होगा, अगर मेरुरज्जु आघात हो जाएगा तो इस केस में जो मैसेज है डायरेक्टली वो मेरे जो फिलहाल के लिए मुझे काम किससे लेना है, अपने हाथ से लेना है, वो डायरेक्टली मेरे हाथ में ना पहुंचकर मैसेज वो ब्रेन की तरफ जाएगा। और इससे कि ये कार्य स्लो, मतलब जो ये कार्य मैं कर रहा हूँ पेन उठाने वाला, ये जो है धीमा हो जाएगा। ऐसा होने से अधिक देर लगेगी और तब तक अंग कुप्रभावित हो जाएगा, यानी और तब तक जो अंग है जिसकी मुझे मदद लेनी है वो कुप्रभावित यानी मैल फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है ना? ये होगा बच्चों किस केस में, जब हमारा मेरुरज्जु आघात हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? हमसे सवाल किया गया है इनवॉलेंट्री एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शन में डिफरेंस क्या है, एक दूसरे से किस तरीके से अलग अलग। देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। आमाशय में पाचन की क्रिया का होना, रक्त की नलिकाओं में विभिन्न पदार्थों का आवागमन, पाचक रसों का सावरित होना आदि, ये 3 एग्जाम्पल आदि अनैच्छिक क्रिया है तथा पलकों का झपकना, छींकना तथा खांसना आदि प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। ठीक है, तो अनैच्छिक क्रियाओं में हमने क्या क्या लिखा, आमाशय पाचन की क्रिया का होना यानी पेट में डाइजेशन होना, रक्त की नलिकाओं में विभिन्न पदार्थों का आगमन यानी जो हमारी जो ब्लड की जो नर्व वेसल्स होती हैं उसके अंदर विभिन्न पदार्थों का आगमन, अलग अलग पदार्थों का आ जाना, पाचक रसों का सावरित होना यानी जो भी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनका सावरित होना आदि अनैच्छिक, ये सब जो है हमारी ये तो है इनवॉलेंट्री एक्शंस। तथा पलकों का झपकना, छींकना तथा खांसना आदि प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता, मतलब जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं, उनपे कंट्रोल नहीं होता है ब्रेन का, जबकि अनैच्छिक क्रियाओं पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है और इनवॉलेंट्री एक्शंस में जो ब्रेन का जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो होता है। इस प्रकार अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। तो ये डिफरेंस होता है बच्चों अनैच्छिक क्रिया यानी इनवॉलेंट्री एक्शंस और प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन में। ये आंसर आपको अपने एग्जाम में लिखना है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। अगला प्रश्न हमारा है, छुई मुई पादप यानी मिमोसा प्लांट में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीकों में क्या अंतर है? ठीक है, छुई मुई पादप स्पर्श करते ही पत्तियों को झुकाकर या बंद कर कर संवेदनशीलता का परिचय देता है यानी सेंसिटिविटी। संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है, ये हमारा इसको अंडरलाइन करके यहां पे लिख देते हैं, सेंसिटिविटी। होता क्या है बच्चों, जब छुई पादप को आप स्पर्श करेंगे, टच करेंगे, तो वो अपनी पत्तियों को या तो झुका लेगा या फिर बंद कर लेगा और वो इससे वो अपनी सेंसिटिविटी का परिचय दे देती है। पादप हार्मोन के प्रभाव के कारण पादप कोशिकाएं ये परिवर्तित कर देती हैं, जबकि हमारी टांग में होने वाली ऐच्छिक क्रिया का परिणाम है जो अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम के द्वारा संचालित होती है। इसमें तंत्रिका नियंत्रण का सहयोग प्राप्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये डिफरेंस है अब हमारे छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीकों में। ठीक है ना? अगला प्रश्न हमारा है, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। हाइड्रोट्रोपिज्म की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमसे ये कहा गया है कि इसको दर्शाने के लिए हाइड्रोट्रोपिज्म, PISM, एक सेकंड दोबारा लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म को दर्शाने के लिए एक एक्टिविटी या एक कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके हमें दिखाना है इनको।
ठीक है, क्या करेंगे, लकड़ी का एक बना लंबा डिब्बा ले लेते हैं, एक वुडन बॉक्स ले लिया हमने, ठीक है ना, लंबा। इसमें मिट्टी और खाद का मिश्रण भर देते हैं। मिट्टी और खाद का इसके अंदर मिक्सचर हम डाल देंगे। इसके एक सिरे पर एक पौधा लगा देते हैं। ठीक है, हमने एक सिरे पर तो एक पौधा लगा दिया। डिब्बे में पौधे की विपरीत दिशा में एक कीप मिट्टी में गाड़ देते हैं। कीप यानी फनल, जो कुछ इस तरीके से दिखती है ना, एक जो फनल होती है, ये कुछ इस तरीके का जो पदार्थ होता है उसको हम फनल कहते हैं। ठीक है ना, कीप या फनल आम आम भाषा में। एक रफ डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दिया। पौधे की उसी कीप के द्वारा प्रतिदिन पानी देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसी कीप द्वारा रोजाना हमें पानी देना है। वाटर, जल यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। लगभग एक सप्ताह के बाद पौधे के निकट की मिट्टी हटाकर ध्यान से देखते हैं। पौधे की जड़ों में की वृद्धि उसी दिशा में दिखाई देती है जिस दिशा से कीप द्वारा पौधे की सिंचाई की जाती थी। यह प्रयोग जलानुवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, तो आप बच्चों ये नोटिस करेंगे, जिस दिशा में आपने कीप लगाई थी उसी दिशा में पौधे की जो जड़ें हैं वो उसी दिशा में आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। ठीक है, इससे आपको हाइड्रोट्रोपिज्म का एक एक्सपेरिमेंट मतलब हमने करके दिखा दिया है। इसको एक चित्र की और बेहतर तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम देखिए आप, एक पौधा है, लकड़ी का एक डब्बा मान लेते हैं इसको, और हमने यहाँ पर फिलहाल हम इस पौधे की बात करेंगे, फर्स्ट वाले की, ठीक है ना। हमने यहाँ पौधा लगाया और मैंने ना यहाँ पर एक वो कीप लगा दी इस तरीके से, ये रही वो मेरी फनल, इस तरीके से मैंने यहाँ एक फनल लगा दी। ठीक है, और मैं रोजाना इसको यहाँ से पानी दे रहा हूँ। एक सप्ताह तक मैंने पानी दिया। तो आप ये देखेंगे, ये जो ब्लू डॉट्स हैं यहाँ पर, ये पानी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप एक हफ्ते बाद देखेंगे तो जो इस पौधे की जो जड़ें हैं वो सारी नीचे की ओर अपना बढ़ना शुरू कर देगी। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है हाइड्रोट्रोपिज्म, जो कि अभी हम समझ के आए हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, हाइड्रोट्रोपिज्म समझने के लिए। एक पौधा मैंने ये लगा दिया, अब हम इस वाले पौधे की बात कर रहे हैं, और मैं कीप लगा दूंगा इस डायरेक्शन में, फनल को मैं लगा दूंगा इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है ना, और एक सप्ताह तक इसको, इससे हम सिंचाई कर रहे हैं यानी पानी दे रहे हैं। तो आप एक सप्ताह के बाद देखेंगे जो पौधे की जो जड़ें हैं वो इस डायरेक्शन में, जिसमें ये एरो बना हुआ है ना, इस डायरेक्शन में ग्रो करना स्टार्ट कर देंगी। यही दर्शाता है हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म यानी जलानुवर्तन। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब हमारे आ गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये सवाल 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम में, और हमने इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन रखे हैं। चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। ये पूछा गया है हमारे से कि एक जीव यानी एक जानवर समझ लीजिए, या किसी भी तरह का लिविंग वो समझ लीजिए, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट की। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय में तंत्र की क्या आवश्यकता है। जीवों के नियंत्रण व समन्वय का एक तंत्र विकसित कर लिया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को ना विकसित कर लिया है। ठीक है, क्योंकि ये शरीर की सभी प्रतिवर्त यानी रिफ्लेक्सेस को नियंत्रित करता है तथा इसकी पर्यावरण के हानिकारक परिवर्तनों से सुरक्षा करता है। ठीक है, एक तो ये काम हो गया इसका। ये ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है, यानी हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। ऐच्छिक गतियां यानी वॉलेंट्री एक्शन। हम किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के तंत्र की क्या आवश्यकता है जीवों में, उसकी हम बात कर रहे हैं। ये इनके काम बता दिए मैंने आपको क्या क्या होते हैं। पहला काम तो यह है कि शरीर की सभी प्रतिवर्त को नियंत्रित करता है तथा इसके पर्यावरण के हानिकारक परिवर्तनों से सुरक्षा करता है, यानी सारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, और जो हमारा शरीर है उसके पर्यावरण में जितने भी हानिकारक परिवर्तन है उनसे सुरक्षा करता है। और दूसरा हमने बताया ये ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है, यानी वॉलंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। ये अनैच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है, यह जीवों को सोचने, विचारने, विश्लेषण करने, निष्कर्ष निकालने, निर्णय लेने आदि की क्षमता प्रदान करता है। ये सारी कैपेबिलिटीज, थिंकिंग हो गई, ठीक है, और अपना डिसीजन मेकिंग हो गया, और निर्णय लेना अपना, ये सब इन सब चीजों में यहाँ क्या बोलते हैं, ये मदद करते हैं। यहाँ पर जितनी लिस्ट हमने कर रखी है। 5वां पॉइंट हमारा है, ये जीवों को अधिकतम लाभ के लिए उचित प्रकार से प्रतिक्रिया करने में सहायक है, मतलब उनके मैक्सिमम बेनिफिट के लिए
जीवों के हमारे मतलब हमारे मैक्सिमम बेनिफिट के लिए उचित प्रकार से प्रतिक्रिया करने में सहायक है। जिस हिसाब से हमारी बॉडी में प्रतिक्रिया या हमको करनी चाहिए उस हिसाब से हमारी हेल्प करने में भी ये बहुत सहायक है। ठीक है ना, ये हमारे 5 पॉइंट हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाता है, तो 5 पॉइंट लिखना तो अनिवार्य है ही है। और अगर क्वेश्चन में डायग्राम पूछा गया तो डायग्राम भी बना के आना है, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आंसर लिखना है। इस क्वेश्चन में तो कोई डायग्राम पूछा नहीं था, तो यहाँ पर हमें कोई डायग्राम बनाना नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल आप ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम 5 पॉइंट्स तो हमें लिखने ही हैं उसके आंसर में। ठीक है, बाकी का जो आंसर है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर डायग्राम पूछ रहा है तो डायग्राम बनाना है, टेबुलर फॉर्म में आंसर देना है, यानी अगर किसी से दो चीजों के बीच में डिफरेंस पूछा है तो एक हेडिंग यहाँ डाली, बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ करके इधर डाली, टेबल बना के हमने उसका आंसर लिखा, तो वो होगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिस हिसाब से प्रश्न है। यहाँ पर सिंपल प्रश्न था, हमसे पूछा गया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के तंत्रों की क्या क्या आवश्यकता है जीवों में, उसके हमने 5 पॉइंट लिखे, तो उस हिसाब से हमें 5 के 5 नंबर 5 पॉइंट लिखने पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं इस चैप्टर का, वो है हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ऐसी स्थिति पर विचार की ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य न कर रही हो, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, ग्राही हम बात कर रहे हैं रिसेप्टर्स की। ये पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में यानी ह्यूमन बॉडी में रिसेप्टर्स का काम क्या होता है। ठीक है ना, चलिए डिस्कस करते हैं इसको। ग्राही वे कोशिकाएं न्यूरॉन होती हैं जो संवेदना को ग्रहण करती ग्राहियों का कार्य पर्यावरण में होने वाली परिवर्तनों की सूचना ग्रहण करना तथा उन सूचनाओं को विश्लेषण हेतु तथा प्रतिक्रिया हेतु मस्तिष्क को भेजना है। ठीक है, क्या काम करती है भाई ये रिसेप्टर जो है, ये वो न्यूरॉन होते हैं जो संवेदना को ग्रहण करते हैं, ग्राहियों का कार्य पर्यावरण में होने वाली परिवर्तनों की सूचना ग्रहण करना तथा उन सूचनाओं को विश्लेषण हेतु प्रतिक्रिया हेतु मस्तिष्क को भेजना। ठीक है बच्चों, ये है ग्राही का सब कार्य। ठीक है ना, हमारी शरीर के अंदर यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य ना करे तो हमारा शरीर शरीर उत्पीड़न के प्रति अनुक्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, इससे शरीर को बहुत हानि पहुंच सकती है और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। अगर ये जो रिसेप्टर्स हैं ढंग से काम नहीं करेंगे तो जो हमारा जो शरीर है वो हमारा उत्पीड़न के को प्रति अनुकार्य के प्रति अनुकार्य अनुक्रिया नहीं कर पाएगा। मतलब ढंग से जो हमारा जो शरीर है वो काम नहीं कर पाएगा, इससे शरीर को बहुत हानि पहुंच सकती है, इवन हमारी डेथ भी हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि हमारे नेत्र के ग्राही देखने की संवेदना ग्रहण ना करें, मतलब जो हमारे जो नेत्र होते हैं, हमारी आंखें होती हैं, अगर वो देखने की संवेदना लाइट को बिल्कुल भी ग्रहण न करें तो हम यह सुंदर संसार देख नहीं पाएंगे तथा अपने आप को अपाहिज अनुभव करेंगे। मतलब हमारी जो आंखें हैं अगर वो लाइट को ही बिल्कुल भी मतलब इनटेक ना कर पाए, लाइट का ग्रहण ही ना कर पाए प्रकाश को, तो हम ये सुंदर संसार जो है, हमारा जो कलरफुल वर्ल्ड है, उसको हम देख नहीं पाएंगे और हैंडीकैप फील करेंगे। तो ये होगा अगर ग्राही ढंग से काम नहीं करेगी। ठीक है ना बच्चों, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नियंत्रण एवं समन्वय ये चैप्टर आज ही ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। 31 के 31 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, जिसके अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट और लॉन्ग कंप्लीट हो चुके हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है और आपको इनकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि इन 31 क्वेश्चंस में से ही कुछ प्रश्न आपको अपने एग्जाम में नजर आ जाए। बाकी जहां तक कॉन्सेप्ट की बात है तो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम ही रहने वाला है, तो इसीलिए आपको इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। और हम आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए और अपना मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।